Hello and welcome everyone to Rank Mantra. So today we will be discussed about refraction of light. तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं सर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखा था, अगर मैं बात करूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, रिफ्रैक्शन से पहले थोड़ा हम रिफ्लेक्शन को समझ लें। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात कर लिया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है सर। तो अगर किसी सरफेस पर, पॉलिश सरफेस पर लाइट टकराकर वापस रिबाउंड कर जाए उसी मीडियम में, तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, ज़रा इसको समझ लें। तो रिफ्रैक्शन में सर होता क्या है कि लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये एयर है और ये मान लेते हैं सर क्या है? वाटर है, ठीक है सर। तो अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, उस टाइम अगर वो अपने पाथ को बेंड करता है, यानी कि अगर लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने अगर पाथ को वो क्या कर देता है सर? चेंज करता है। तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। यानी कि व्हेन ए लाइट रे पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट बेंड फ्रॉम इट्स पाथ। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये अपने पाथ से क्या हो जाता है सर? बेंड कर जाता है। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट रे इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। जब भी कभी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और अपने पाथ को बेंड करता है, तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मेरे मन में ये सवाल आएगा कि आखिर में इसका कॉज क्या है भाई? क्या कारण है कि लाइट बेंड कर जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट बेंड क्यों करता है। व्हाट कॉजेज द रिफ्रैक्शन? तो पहला कॉज है मेरा कि लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है, बेसिकली एयर। और अगर हम वाटर की बात करेंगे तो एयर में स्पीड लाइट की कुछ और होती है, कुछ और मतलब कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में उससे कम होता है, ठीक है। ग्लास में भी क्या होगा? कुछ और होगा। तो लाइट की स्पीड जो होती है वो अलग अलग मीडियम में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। पहला रीज़न है, ठीक है ना। बट देखिए, होता एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में लाइट की स्पीड जो होता है, ये चेंज आपको दिखता क्यों है? ये देखिए, इसका कारण क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है, ठीक है सर। अब ये एयर है। अब ये जो लाइट रे अगर इधर आ रहा है, तो इसमें जो एयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितना छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, इंपॉर्टेंट है कितना वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितना लाइट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसकी जो टाइमिंग में चेंज होता है, बेसिकली रीजन, एक्चुअल रीज़न ये है कि उसकी जो टाइमिंग में चेंज होता है, उसके कारण से हमको क्या दिखता है कि लाइट जो होता है वो सर बेंड हो जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एयर में जो पार्टिकल्स हैं, वाटर में जो पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स अलग हैं, वाटर में जो पार्टिकल्स अलग हैं। तो एयर में जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने का और इमिट करने का, ठीक है ना, उसकी जो टाइमिंग है वो डिफ़र कर जाती है किससे सर? वाटर से, ठीक है। अगेन आई रिपीट कि वाटर और एयर में जो पार्टिकल्स हैं उनको जो एब्जॉर्ब करने की टाइमिंग है और इमिट करने की टाइमिंग है लाइट की, वो टाइम डिफ़र कर जाता है किससे सर? वाटर में जो पार्टिकल्स हैं उनसे, जिसके कारण से बेसिकली हमको क्या दिखाई देता है? चेंज दिखाई देता है। और उसके कारण से ही स्पीड में भी क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है लाइट के, ठीक है ना। वो एक्चुअल में डिफरेंस होता नहीं है, बट हमको डिफरेंस दिखता है, ठीक है। तो इट इज़, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द लाइट टू मूव एट टॉप स्पीड व्हेन पार्टिकल्स गेट इन द वे। यानी सिंपल है कि अगर आपके स्पीड, जब लाइट स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से, अगर उसमें बीच में अगर कोई पार्टिकल्स आ जाए, ठीक है ना, तो उसका जो स्पीड है वो स्पीड बरकरार नहीं रहेगा सर। ये इम्पॉसिबल है। द पार्टिकल्स इन अ मीडियम स्लो डाउन द पैसेज ऑफ वेव। सिंपल है कि जब ये टकराएगा तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे सर? इनके जो वेव्स हैं, यानी कि लाइट हम पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उनके वेव्स को क्या कर देगा सर? स्लो कर देगा। जिसका रिजल्ट हमको क्या दिखता है कि विच रिजल्ट्स इन लाइट ट्रेवलिंग मोर स्लोली थ्रू ए ब्लॉक ऑफ ग्लास दैन थ्रू ए एयर। यानी कि लाइट जो होता है वो ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है ना, एज ए कंपेरिजन टू क्या? अगर हम बात करेंगे एयर से,
वाटर को कंपेयर करेंगे तो वाटर में लाइट क्या होता है सर, ज़्यादा स्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं लाइट के स्पीड को, ठीक है। बेसिकली वो मैंने बताया ना रीज़न कि एब्जॉर्ब जो करना और इमिट करने का जो टाइमिंग होता है उसमें क्या हो जाता है प्रभु, डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ग्लास में और एयर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होता है और वाटर में क्या एयर में क्या होता है, कुछ और होता है, जिसके कारण से हमको रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता हुआ दिखता है। यानी कि लाइट जो होता है उसका जो पाथ हो जाता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या होता है सर, बेंड कर जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये रीज़न क्लियर होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ मीडियम। अब मीडियम जो होते हैं, मैंने बोला एयर, वाटर, ग्लास, मीडियम का टाइप्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम। सबसे पहले है सर रेयरर मीडियम और सेकंड हमारा क्या है सर, डेंसर मीडियम। रेयरर और डेंसर। अब देखिए रेयरर मीडियम क्या होता है, तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होगा, यानी कि किसी भी मीडियम में, अब चाहे यहाँ पर एयर हो, वाटर हो या ग्लास हो, वाटर हो, ठीक है सर, कुछ भी हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि एयर हो, बेसिकली हम यही 3 लेते हैं, या ग्लास हो, तो इसमें जिसका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, बेसिकली होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, ग्लास और वाटर के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट सर ज़्यादा होता है एयर का। तो बेसिकली एयर को हम लोग मैक्सिमम क्या बोलते हैं सर, एयर इज़ अ रेयरर मीडियम, यानी कि जिसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम एयर ही होगा। अगर ग्लास और वाटर होगा तो फिर हम देखेंगे उसमें किसका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मेरे भाई कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे। यानी कि अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं ये एयर है और ये मेरे भाई क्या है, ग्लास है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है, 2 है, तो हम बोल सकते हैं कि एयर जो है इट इज़ ए रेयरर मीडियम, बिकॉज हम जानते हैं कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है सर, ज़्यादा होता है एज ए कंपेरिजन टू वाटर या फिर ग्लास, ठीक है। तो ग्लास क्या हो जाएगा सर मेरा, वो हो जाएगा डेंसर मीडियम, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। तो आते हैं हम अगले पॉइंट की ओर, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सर, ये आप लोग को कुछ पॉइंट याद रखना है कि व्हेन ए लाइट गोज थ्रू रेयरर टू डेंसर मीडियम। अब देखिए जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है, ठीक है सर, यानी कि अगर मान लीजिए एयर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये मेरा नॉर्मल, ठीक है ना, ये मीडियम 1, ये मीडियम क्या है प्रभु 2, एयर एक अलग मीडियम है, ग्लास एक क्या है, अलग मीडियम है, ठीक है। तो अगर लाइट यहाँ से रेयरर से, ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, एयर सर, रेयरर, और ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के पास से होकर गुजरता है। देखो लाइट जाना चाहिए एक्चुअल में किधर सर, ये पाथ होगा लाइट का, पर वो नॉर्मल से क्या होता है, पास होके गुजरता है। बिकॉज इस केस में आई क्या हो जाता है, इट इज़ ग्रेटर देन क्या होगा सर, आर हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें रिफ्लेक्शन नहीं क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और इस केस में क्या होगा, सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा कि जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाता है, यानी ग्लास से एयर में जाएगा, उल्टा, एक बार एयर से ग्लास जा रहा था, रेयरर से डेंसर, तो नॉर्मल के पास से होके गुजर रहा था, ठीक है। और अगर लाइट डेंसर से कहाँ जाएगा सर, रेयरर में जाएगा, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, यानी कि आर जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो नॉर्मल से दूर से जाके गुजरेगा, ठीक है, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये भी एक रीजन है सर, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। इस वेव जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट वेव की, वो सर चेंज नहीं करता है। लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, बट वेवलेंथ में क्या आ जाता है सर, वेवलेंथ में चेंज आता है। आप इस बात को याद रखिएगा। और ये भी एक फेनोमेना है जो कि रिफ्रैक्शन कॉज करता है, ठीक है, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आता है, बट उसकी वेवलेंथ क्या कर जाती है प्रभु, उसका जो वेवलेंथ होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का क्या लॉ होता है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े थे
तो रिफ्लेक्शन मैं एक बार आप लोगों को 2 मिनट में रिवीजन करा दूँ। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या होता है सर नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। ये तो था रिफ्लेक्शन का लॉ। अब हम आते हैं उसी तरह से किसके लॉ पर, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला पॉइंट सेम है जो रिफ्लेक्शन में था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड। अब याद रखिएगा रिफ्लेक्टेड के जगह पे क्या है सर, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है ना, ये दोनों मीडियम के क्या होता है सर, सेम प्लेन पे लाई करता है, यानी कि तो दोनों मीडियम के बीच का जो ये लाइन है, इन्हीं लाइन पर क्या करता है, दोनों लाई करता है, ठीक है। नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि इस प्लेन पर क्या करेगा, जो दोनों मीडिया के बीच का जो प्लेन है वो उस पर लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, और ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल आई, ये एंगल क्या बन रहा है सर, आर, ठीक है ना, इसका साइन यानी कि साइन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, आई होप आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन थीटा किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी सॉरी रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, ये सर किसके बराबर होता है, कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों का रेशियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसकी जो साइन का वैल्यू होगा उनका रेशियो किसके बराबर होता है सर, कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप इस कांस्टेंट को हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, डिनोट करते हैं किससे, एन से, आप चाहें तो म्यू से, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, तो इसको देखेंगे। और याद रखिएगा इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, इस लॉ को, इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जो सेकेंड लॉ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो देखिए इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि वैक्यूम का मतलब क्या है कि एयर हो जाए, ठीक है सर, या बोले तो कोई और मीडियम, ठीक है ना, एयर हो या फिर क्या हो सर, कोई और मीडियम हो, तो एयर हो या फिर हम उसको बोल लें क्या, वैक्यूम। तो जितना एयर या फिर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होगा उसको अगर हम डिवाइड कर दें स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, जो मीडियम दिया गया है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, अगर उनका हम रेशियो निकालते हैं, यानी वैक्यूम में और मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उनका अगर रेशियो निकालते हैं तो उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। आप इसको और भी तरह से एक डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, कि यहाँ पर वैक्यूम के जगह पे कोई भी मीडियम हो सकता है एक दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है ना, वैक्यूम के जगह पे कोई भी मीडियम होगा एक दूसरे के कंपैरिजन में, अगर हम रेशियो निकालते हैं तो भी हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि n इज इक्वल टू क्या होता है अपन c/v, और c की वैल्यू फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और याद रखिएगा ये रेशियो है तो इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा सर, सिंपल है, ये भी मीटर पर सेकेंड स्पीड का, ये भी मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये अगर डायग्राम अगर आप देखिएगा, ठीक है ना, एनिमेशंस को आप देखें तो लाइट रे अगर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आता है, ठीक है, यहाँ पर अगर आया, ठीक, तो यहाँ पर आने के बाद ये बेंड करता है और जब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगा तो स्लो लाइट डाउन, यानी कि लाइट जो होगा धीरे धीरे नॉर्मल की ओर बढ़ेगा, और अगर और भी ज़्यादा लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आएगा तो लाइट रे क्या होगा सर, तो आगे देखिए क्या होगा, तो लाइट इसके बाद फिर क्या कर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि अगर हम लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएंगे तो लाइट आएगा सीधे, हाई रिफ्रैक्टिव में जाएंगे तो नॉर्मल की ओर जाएगा, और अगेन अगर हम वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएंगे तो लाइट क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि हमको यहाँ से पता क्या चलता है इस डायग्राम से कि लाइट हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में टुवार्ड्स द नॉर्मल जाता है और लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कहाँ जाता है सर, वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अवे फ्रॉम द
नॉर्मल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगेन आई रिपीट कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट, सॉरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल जाता है, और वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट कहाँ जाता है सर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब चलिए कुछ हम बनाएंगे क्वेश्चन इस पे, और आपको क्या करना है, तो वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, और पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यानी कि इतना इंग्लिश बोलें, इसका मतलब क्या है कि आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है किस में सर, वाटर में। ठीक है ना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो अपन जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू सी बाई वी। ठीक है ना सर, तो c कितना है सर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी नो दैट 3 × 10⁸ मीटर, अभी हम लोगों ने देखा। और स्पीड ऑफ लाइट हमको निकालना ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है सर, तो 1.5, 3 × 10⁸ अपॉन v। तो यहाँ से अगर हम v निकालेंगे तो ये नीचे आएगा वैल्यू, यानी कि 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पे जो आपका आंसर होगा 2 × 10⁸, यानी कि वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इस केस के लिए कितना आया सर, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन ए रे पासेज फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओहो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंट दे दिया, कितना डिग्री सर, 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 60 डिग्री। आपको स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, ये तो लोचा हो गया भाई। आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, और दिया क्या हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अभी मैंने बताया कि n इज इक्वल टू क्या है प्रभु, n इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला है जो कांस्टेंट होता है साइन i अपॉन क्या होता है सर, साइन r। तो यहाँ से हम कांस्टेंट यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। बेसिकली n यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, और देन अगेन हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू सी बाई वी में n का वैल्यू पुट करके क्या निकाल लेंगे सर, v। आपसे पूछा जा रहा है सिंपल कि v कितना होगा। c तो अपन को पता है कितना होता है, 3 × 10⁸। तो देखिए साइन i कितना है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शायद है 60 डिग्री, शायद क्या दिया हुआ है। तो साइन 30 का वैल्यू होता है सर 1/2, ठीक है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ पे रूट नहीं होगा सर, 1/√2 नहीं होता है, 1 क्या होता है सर, 2 होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 गया, यानी कितना बचा, 1/√3। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, तो आइए ज़रा सा इसको ही बना लेते हैं। तो ये जो वैल्यू होगा कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन v, और n कितना आ गया सर, 1/√3 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन v इज इक्वल टू 3 × क्या हो जाएगा, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3√3 × कितना हो जाएगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार आप लोग कैलकुलेशन खुद से भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना है सर, 1/√3। ठीक, तो n इज इक्वल टू 1/√3 है। तो सर यहाँ पर 3 × 10⁸, यहाँ से अगर हमको v निकालना होगा तो ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर। हाँ ठीक है, तो आप इसको अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो सर ये था आपका कुछ क्वेश्चन, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे हम फिर क्या अगले लेक्चर के साथ, और तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी क्या करना है सर, शेयर करना है, और दोस्तों को भी बोलना है कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है।